नमस्कार दोस्तों, एबी प्लस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित बुडानिया और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम नॉलेज कॉर्नर। इस कार्यक्रम की समय सारणी में एक छोटा सा परिवर्तन है जो मैं आपको सूचित करना चाहता हूं। छात्रों की मांग पर इसे सोमवार से शुक्रवार की जगह सोमवार से शनिवार कर दिया गया है। एक दिन अधिक इसको कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में हम लोग नियमित आरएस और यूपीएससी की परीक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं और उन मुद्दों पर हम संपूर्ण रिपोर्ट तैयार करते हैं जो करंट पर्सपेक्टिव हैं। ये उन छात्रों के लिए उपयोगी होता है जो न्यूज़पेपर्स के माध्यम से या मैगजीन के माध्यम से रिलीवेंट डाटा नहीं ढूंढ पाते हैं कि कौन सा टॉपिक अति संवेदनशील है, कौन सा नहीं है। तो नियमित हम इस तरीके की चीज़ों को संचालित करते हैं। हमारे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपको प्ले स्टोर से एबी प्लस टीवी का ऐप लॉन्च करना होगा जो सभी के लिए निःशुल्क है। आज के कार्यक्रम में हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है सरक्रीक का विवाद। जब हम लोग सरक्रीक के मुद्दे की बात करते हैं तो ये चर्चा में क्यों है, फिलहाल वापस न्यूज में क्यों आ चुका है, तो इसका एक कारण है कि हाल ही में 5 मार्च 2020 को दुबई में वियोन ग्लोबल समिट हुई थी। जब हम लोग इस वियोन की बात करेंगे तो वियोन एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल है, न्यूज एजेंसी है। तो इसके द्वारा एक ग्लोबल समिट करवाई गई थी जिसमें भारत और भारत के पड़ोसी राष्ट्रों ने भी भाग लिया था। इस सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से एक बयान दिया गया और उस बयान के बाद सरक्रीक का मुद्दा चर्चा का केंद्र बन चुका है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पाकिस्तान की तरफ से एक पत्र लिखा गया था। पाकिस्तान ने मनमोहन सिंह को सरक्रीक के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बुलाया था और उस दौरान हमारा ये उद्देश्य था कि हम किसी भी तरीके से उस मुद्दे का समाधान कर सकें। दोनों देश, हालांकि विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि दोनों देश जो हैं वो वार्ता के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से द्विपक्षीय स्तर पर इस मुद्दे का समाधान चाहते हैं। सरक्रीक वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है लेकिन द्विपक्षीय स्तर पर इससे समाधान करने की बात चल रही है। इसके पीछे प्रमुख कारण शिमला समझौता भी है जिसने भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के बाद घोषित कर दिया था शिमला समझौता के तहत कि भारत पाकिस्तान के जितने भी मुद्दे होंगे सब द्विपक्षीय रहेंगे। जब हम सरक्रीक मुद्दे की बात करते हैं तो डिस्कशन करते हैं कि क्या तो सरक्रीक का मुद्दा है, क्या इसका इतिहास रहा है, किस तरीके से विवादित रहा है। आइए नजर डालते हैं एक सरक्रीक के मुद्दे पर। जो मैप में आपको नजर आ रहा है, इस सरक्रीक की जब हम लोग बात करेंगे तो ये एक तरीके का 96 किलोमीटर लंबा चैनल है, वाटर चैनल है जो अरब सागर में जाकर गिरता है या अरब सागर से संबंध रखता है। ये जो आपको दिख रहा है ये सरक्रीक है और शुरुआत से तो ये सिंध और कच्छ के बीच का विभाजन था। सिंध और जो कच्छ प्रांत थे उनके बीच का एक विभाजन का केंद्र था, लेकिन वर्तमान समय में ये भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विभाजन का केंद्र बन चुका है। जब हम लोग इस क्षेत्र की बात करेंगे तो ये बहुत पुराना विवाद है। हालांकि पहले इसको सरक्रीक नहीं कहा जाता था, इसको बाणगंगा के नाम से जाना जाता था। बाद में इसे ब्रिटिश प्रतिनिधित्व थे, एक ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे, सरक्रीक उनके नाम से इसको कर दिया गया। तो आज इसे सरक्रीक के नाम से जाना जाता है। लगभग इसमें पानी हमेशा बना रहता है इस चैनल के अंदर, लेकिन कुछ समय में ये पानी का चैनल जो है ये सूख भी जाता है। जब इस चैनल की बात करेंगे तो ये भू रणनीतिक महत्व रखता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस चैनल को लेकर विवाद क्या है। ये विवाद सिंध के राजा और जो कुछ कच्छ के राजा थे उनके बीच में ये विवाद बना हुआ था। कच्छ के राजा और सिंध के राजा के बीच में ये एक प्रमुख विवाद बन चुका था। और जब हम लोग इस विवाद की बात करेंगे तो इस पूरे क्षेत्र के अंदर इनका दावा था कि जो सरक्रीक का ये पानी का क्षेत्र है सिंध के राजा अपने अंदर मिलाना चाहते थे और कच्छ के राजा अपनी सीमाओं के अंदर रखना चाहते थे। ये विवाद सन 1908 में शुरू हुआ था। 1908 में दोनों राजाओं के बीच में एक प्रमुख विवाद उत्पन्न हुआ और उस विवाद के बाद में दोनों के बीच में इस सरक्रीक के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाने को लेकर निरंतर एक दूसरे के साथ वार्ताओं के दौर चले। लेकिन सन 1914 के अंदर एक महत्वपूर्ण निर्णय हुआ। सन 1914 के अंदर बॉम्बे की जो सरकार है उस बॉम्बे की सरकार ने इसमें एक निर्णय लिया और वो निर्णय ये था कि आज से ये जो सरक्रीक होगा ये सरक्रीक आधा आधा विभाजित हो जाएगा। इस चैनल को हम लोग मिड पॉइंट से विभाजित कर देंगे। ये जो लाल वाली डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं इसको हम लोगों ने कहा था कि ये विभाजित रेखा बन जाएगी। अब जब हम इसकी बात करेंगे तो इस पूरे पॉइंट की तो 1914 के समझौते को लेकर ही कुछ विवाद बने हुए हैं। इसमें पैरा 9 जो है एक पैराग्राफ जोड़ा गया है। तो पैरा 9 है वो एक लाइन कहता है कि जो सरक्रीक का क्षेत्र होगा वो सिंध का क्षेत्र होगा।
वो सिंध का क्षेत्र होगा। और ये जो ग्रीन लाइन है, ये वाली जो आप देख रहे हैं, इसको ग्रीन लाइन कहा जाता है, ये सीमा होगी दोनों के विभाजन की, ये सीमा कहलाएगी। तो इस ग्रीन लाइन को सीमा कहा गया। इसके हिसाब से तो क्या होगा कि सरकरीक सिंध का भाग होगा, यानी आज की परिस्थिति में मैं कहूं तो ये पाकिस्तान का हिस्सा होगा। किसका हिस्सा होगा? पाकिस्तान का। लेकिन जब हम लोग बात करें इसके पैरा 10 की, तो इसी समझौते का पैरा 10 क्या कहता है कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय कानून भी यही है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार और इस समझौते का पैरा 10 के अनुसार क्या निर्णय लिया गया है कि इस चैनल को बीच से डिवाइड किया जाएगा। कोई भी नेविगेशन चैनल जो होता है, वाटर चैनल, वो हमेशा मिड पॉइंट से डिवाइड होगा, और यही अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है। तो इस समझौते में अपने आप में एक विवाद बना हुआ है। विवाद ये बना हुआ है कि ग्रीन लाइन पैरा 9 में लिखी गई है, जो ये कहती है कि सरकरीक सिंध का भाग होगा, यानी वर्तमान परिस्थितियों में पाकिस्तान का भाग होगा। और दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो ये कहता है कि ये मिड पॉइंट से डिवाइड होगा। क्लियर है यहां तक? अब जब हम इस मुद्दे की बात करते हैं तो 1914 के बाद इस पर कोई आपत्ति एक दूसरे की तरफ से नहीं की गई, ना तो कच्छ के राजा की तरफ से की गई, ना ही सिंध के राजा की तरफ से की गई। हालांकि इसके बाद में 1947 को जब पश्चिमी सीमा समिति इसका विभाजन कर रही थी, तो उस दौरान उन्होंने कच्छ के रण का 90% भाग, जो ये दलदल का क्षेत्र है, ये भारत को दे दिया, और 10% जो है वो किसको मिल गया? पाकिस्तान को मिल गया। अब जब इन सारे समीकरणों की हम लोग बात करें तो 1965 में जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के बीच में, उस युद्ध के दौरान इस कच्छ के रण के क्षेत्र को लेकर भी पाकिस्तान ने आपत्तियां खड़ी की, और तब से सरकरीक का मुद्दा भारत पाकिस्तान के बीच में एक प्रमुख मुद्दा बन चुका है। और जब 1965 में यह मुद्दा बन चुका था, तो 1968 के अंदर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पेश किया गया, और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में इस मामले को ले जाया गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जब इस मामले को उठाया गया, तो उस दौरान कच्छ के रण के क्षेत्र को लेकर निर्णय आया कि 90% कच्छ का रण जो होगा वो भारत का होगा, 10% जो होगा वो पाकिस्तान का होगा। लेकिन सरकरीक को लेकर कोई विशेष निर्णय उस दौरान भी नहीं दिया गया था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात करें, जो UNCLOS है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉज ऑफ सी जो है, उसके अनुसार विवादित मुद्दा 1982 के अंदर UNO में चला गया। और जब मामला UNO में 1982 में गया, तो UNO ने एक सिफारिश की। वो सिफारिश ये की कि 2009 तक इस मसले का समाधान तुम द्विपक्षीय स्तर पर कर लो, यानी भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर इसका समाधान कर लें, अन्यथा 2009 के बाद इसको हम लोग क्या कर देंगे? अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित कर देंगे। यदि भारत पाकिस्तान ने इस सरकरीक के मुद्दे का 2009 तक समाधान नहीं किया, तो इसे एक अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया जाएगा। ये निर्णय यहां पर लिया गया। जब अभी तक हालांकि ऐसा कोई निर्णय हुआ नहीं है, ना तो इस मुद्दे का समाधान हुआ है और ना ही UNO ने इसे कोई अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में घोषित किया है। आज भी ये विवाद का विषय बना हुआ है। दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बाद में 1965 के इस युद्ध के बाद जब मामला 68 में कोर्ट में गया, तब इन्होंने एक दूसरे से निर्णय लिया था कि हम लोग क्या करेंगे? द्विपक्षीय स्तर पर कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे का समाधान हो सके, क्योंकि 68 में फैसला जो है वो अधिकतर जो है वो जिसके पक्ष में गया था वो कच्छ की सरकार के पक्ष में गया था, यानी भारत की सरकार के पक्ष में गया था। ऐसे में निर्णय लिया गया कि हम लोग आपस में बैठकर इस पर समाधान करेंगे, और 1969 से क्या किया गया कि इस मुद्दे पर समाधान करने के लिए द्विपक्षीय वार्ताओं के दौर चलाए गए, और ये द्विपक्षीय वार्ताओं के दौर अभी तक 12 वार्ताओं के दौर संचालित किए जा चुके हैं। 12 बार दोनों राष्ट्रों की तरफ से एक दूसरे को बैठकर इस मुद्दे पर चर्चा की गई है, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है। हालांकि 2012 के बाद में भारत ने इस मुद्दे पर चर्चा करना बंद कर दिया है, और इस चर्चा अभी तक इस मुद्दे पर अब चर्चा नहीं हुई है बहुत दिनों से। ऐसे में ये मुद्दा फिर से एक विवाद का केंद्र बन चुका है। सवाल ये है कि इसको लेकर इतना दोनों राष्ट्रों के बीच में तनातनी क्यों है? क्योंकि जब आप भौगोलिक तौर पर देखते हो तो ये तो 96 किलोमीटर का एक नहर का चैनल है, जो अति उपयोगी नहीं होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। इस चैनल की अपने आप में एक उपयोगिता है, और वो उपयोगिता ये है कि सबसे बड़ी उपयोगिता तो है सामरिक महत्व है। जब हम भारत के दृष्टिकोण से देखते हैं तो यदि ये ग्रीन लाइन स्वीकार कर ली जाए
तब तो ये सरकरीक का पूरा क्षेत्र जो होगा ये किसके पास चला जाएगा, पाकिस्तान के पास। और इस चैनल पर जो नौसेना है पाकिस्तान की वो सुरक्षा कर सकती है और भारत को इस दलदल के इलाके में सुरक्षा करनी पड़ेगी। इसीलिए भारत क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों पर सहमति बनाए हुआ है और अभी भी 1914 की जो विवादित संधि है उस संधि को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार संचालित करना चाहते हैं। कारण क्या है कि हम चाहते हैं सरकरीक आधा आधा विभाजित हो जाए ताकि दोनों राष्ट्रों की नौसेना सुरक्षा करने में आसान हो जाए। यदि हमारी बीएसएफ इस क्षेत्र में सुरक्षा करती है तो ये दलदल का इलाका है, यहाँ सुरक्षा करना मुश्किल है। और यदि सरकरीक का आधा हिस्सा भारत के हिस्से में होता है तो सामरिक रूप से ये भारत की सुरक्षा के हितों के लिए उपयोगी होगा। दूसरा यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ तेल का भंडार है, ऑयल रिजर्व है, तेल का भंडार है और यहाँ पर गैस का भंडार है। यहाँ पर तेल और गैस के भंडार उपलब्ध हैं, तो ऐसे में ये भारत के लिए सामरिक हितों के साथ साथ आर्थिक महत्व भी रखता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ मछली पालन सबसे अधिक है। अरब सागर का बहुत बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में मछली पालन के संसाधन हैं। ऐसे में ये आर्थिक रूप से भी महत्व रखता है और ये सामरिक रूप से भी महत्व रखता है। तो भारत चाहता है कि सरकरीक आधा विभाजित हो जाए और आधा जो सरकरीक विभाजित होगा ये हमारे फिर हित में हो जाएगा। ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि इस मुद्दे को हमारे हित में कर लाभ अर्जित करना चाहते हैं। क्लियर है? तो ये सरकरीक का मुद्दा था। एक बार मैं फिर से सारा रिपीट कर देता हूं। हालांकि छात्रों की मांग पर हमने एक विशेष शुरुआत और की है कि जितना कंटेंट इसके अंदर दिया गया है उस कंटेंट को हम लोग पीडीएफ के फॉर्म में भी आपके साथ साझा करेंगे और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये सरकरीक का जो मुद्दा है वो भारत पाकिस्तान के बीच में विवादित मुद्दा है। भारत पाकिस्तान के बीच में इस मुद्दे की शुरुआत प्राचीन समय से है, आजाद भारत से पहले की है। 1908 में ये मुद्दा सिंध और कच्छ के राजा के बीच में उठा। 1914 में बॉम्बे की सरकार ने इनके साथ समझौता करवाया और 1914 में जब बॉम्बे की सरकार ने इनके साथ समझौता करवाया तो समझौते में ही विवाद का केंद्र बना हुआ है। पैरा 9 ग्रीन लाइन का वर्णन करता है। ग्रीन लाइन ये कहती है कि सरकरीक जो है वो सिंध का भाग होगा, यानी आज की परिस्थिति में पाकिस्तान का हिस्सा होगा। और पैरा 10 और अंतर्राष्ट्रीय कानून जो आज के हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लीज लॉ सी जो है, उनके अनुसार क्या है कि जो सरकरीक है, कोई भी ऐसा वाटर चैनल जो होता है वो हमेशा बीच से नेविगेट होगा, जो चालू है वो हमेशा बीच से विभाजित होगा। इस हिसाब से सरकरीक जो है वो हमारा हिस्सा होगा। ये जो लाल वाली बाउंड्री जो आज इंटरनेशनल बॉर्डर है यही वास्तविक बॉर्डर होना चाहिए। आधा सरकरीक भारत का होगा और आधा सरकरीक किसका होगा, पाकिस्तान का होगा। ऐसे में इस मुद्दे की जब हम लोग बात करें तो 1965 का युद्ध इसके आधार पर, इस 1965 के युद्ध के दौरान इस मुद्दे पर फिर से चर्चा हुई। 1968 में मामला कोर्ट में गया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने कच्छ के रण पर फैसला सुनाते हुए 90% जो ये दलदल का इलाका है ये भारत को सौंप दिया और 10% जो है वो पाकिस्तान को सौंप दिया। और इसी क्षेत्र को सौंपने की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में सुरक्षा एक प्रमुख मुद्दा बन चुकी है। इस दलदल के इलाके में ड्रिलिंग पेट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल कार्य होता है, इसलिए भारत इस सरकरीक के चैनल के माध्यम से नौसेना तैनात कर राष्ट्र की सुरक्षा को बढ़ाना चाहती है और इस वजह से विवाद का केंद्र बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान इस चैनल को अपने पक्ष में कर भारत में मानव तस्करी, मादक तस्करी, हथियार तस्करी जैसे मुद्दों को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि इस दलदल के इलाके में इस तस्करी करना बेहद आसान उनके लिए हो जाएगा। और इस पूरे मुद्दे को देखते हुए दोनों राष्ट्र इस मुद्दे पर निरंतर विवाद कर रहे हैं। 1969 में दोनों में समझौता हुआ कि दोनों बैठकर बातचीत करेंगे और इस मुद्दे का समाधान करेंगे। अब तक 12 बार दोनों एक दूसरे के साथ बैठ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान इसका नहीं हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम लोग इस पूरे मुद्दे की बात करते हैं तो इस मुद्दे में सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो ये है कि 1982 में मामला यूएनओ में उठाया गया और उस दौरान यूएनओ ने कहा कि हम फैसला नहीं सुनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम द्विपक्षीय स्तर पर इसका समाधान कर लो और इसके लिए हम तुम्हें 2009 तक का अल्टीमेटम देते हैं। यदि 2009 तक तुम दोनों ने मिलकर इस मुद्दे का समाधान नहीं किया तो हम लोग 2009 के बाद इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र घोषित कर देंगे और ये हमेशा के लिए फिर अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो जाएगा। हालांकि 2009 का समय जा चुका है, अभी तक यूएनओ ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है, उसने चुप्पी साध रखी है और ये मुद्दा आज भी विवाद का विषय है। सरकरीक को लेकर अभी भी पाकिस्तान और भारत के बीच में विवाद बना हुआ है। हालांकि अब भारत की तरफ से इस मुद्दे पर चर्चा करना भारत ने बंद कर दिया है और पाकिस्तान जरूर चाहता है इस मुद्दे पर पहल हो और इस छोटे से विवाद का समाधान हमेशा के लिए कर दिया जाए। ये क्षेत्र सामरिक महत्व रखता है, इसलिए दोनों राष्ट्र ऐसा कर रहे हैं और हम लोग
निरंतर ये कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक के बाद में इस टॉपिक से जुड़े सवालों पर भी चर्चा करें। तो कुछ सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव है जो आप देख रहे होंगे अभी, और उसके बाद एक मेंस पर्सपेक्टिव सवाल होगा जो आप लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए उपयोगी है। इस तरीके के मुद्दों को देखने के लिए निरंतर देखते रहिए AB+ टीवी। धन्यवाद। If you want to clear UPSC, you should have a proper strategy, and this strategy includes the proper knowledge of syllabus, the way to understand this syllabus, the way to study the syllabus, and in most important concept, there should be a proper strategy to clear this exam in the prelims or mains or at the interview phase. But there are a lot of difficulties in this because there are a lot of sources, there are a lot of coaching institutes, and there is a major confusion that we need to do coaching or not to do coaching. But if we know the truth, it is very necessary to join the coaching just to understand the syllabus. Yes, I accept that no coaching can ensure your success, but to understand the syllabus, to understand the requirements of exam, we need a coaching or a proper guidance so that we can cover this syllabus. So to get a proper guidance, join me at the online Classwala platform, a platform where you will get a proper comprehensive ISRS program of 1600 hours, which will provide 3 times of each class with a study material, current affairs, 24/7 technical assistance, and a regular mentor stock. And you will get additional a 10% discount when you will use my promo code while purchasing any course. Thank you.